नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। सीधे लिए चलते हैं आपको कैबिनेट बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और सूर्य प्रताप शाही मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राज्य के भीतर लगातार योगी जी की सरकार आने के बाद इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने बनारस के भीतर पैक हाउस, इस मल्टीपर्पज पैक हाउस का वहाँ पर फ्लैग ऑफ किया है और 1 सप्ताह पहले हमने अमरोहा से एक मल्टीपर्पज पैक हाउस का उद्घाटन किया और इन दोनों जगहों से बड़े पैमाने पर आज फल और सब्जियां एक्सपोर्ट की जा रही हैं, जिससे किसानों को अच्छी और बेहतर आमदनी प्राप्त होने वाली है। धन्यवाद। देखिए, अभी इस जून में 15 जून तक हम लोगों ने लखनऊ से 650 मेट्रिक टन हमारा आम और सब्जियों का एक्सपोर्ट हुआ है इस 3 माह के भीतर, और वाराणसी से लगभग 550 मेट्रिक टन का हुआ। अभी जो फ्लैग ऑफ किया गया है परसों में, वह वाराणसी से लगभग 35 मेट्रिक टन का फ्लैग ऑफ किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, और मैंने अमरोहा से 27 मेट्रिक टन का फ्लैग ऑफ किया अमरोहा से। तो इस 3 महीनों के भीतर लगभग 300 टन जो है वो एक्सपोर्ट आम का और सब्जियों का मिलाकर के हुआ है। अब आगे बताएंगे जब वाला सब कुछ सुने। धन्यवाद। ये एक माननीय अनिल राजभर जी का है, मत संख्या 19, ये राम भद्राचार्य जी का जो विश्वविद्यालय है चित्रकूट में, उसके संबंध में श्री अनिल राजभर जी। नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग अवगत हैं कि जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित है और उसके कुलाधिपति जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हैं। उनके जो स्वास्थ्य की समस्या है, उनकी बढ़ती जो आयु है और वहाँ के संसाधनों के प्रति उनकी जो चिंता है, इन तमाम बातों को लेकर उनके तरफ से सरकार से अनुरोध किया गया कि जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को राजकीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाए, इसका संचालन राज्य सरकार करे। आज ये प्रस्ताव मंत्रिमंडल के सामने रखा गया, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है, इसको अनुमोदित किया है, इसको पास किया है। तो अब जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय अब उत्तर प्रदेश जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग राजकीय विश्वविद्यालय के रूप में अब ये जाना जाएगा और आजीवन कुलाधिपति जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ही होंगे। उनके बाद फिर महामहिम राज्यपाल उसके कुलाधिपति होंगे। जो वहाँ हमारे कर्मचारी हैं, जो शैक्षणिक कर्मचारी हैं वो भी, और जो गैर शैक्षणिक कर्मचारी हैं वो भी, जो यूजीसी के जो मानक हैं उसके अनुरूप जो लोग वहाँ उसको मानक को पूरा करेंगे, वो राजकीय विश्वविद्यालय दिव्यांग विश्वविद्यालय के हिस्सा वो माने जाएंगे। 50% अब तक वहाँ ये व्यवस्था थी दिव्यांग विश्वविद्यालय की कि 50% अब तक सिर्फ दिव्यांग ही वहाँ अपने शिक्षण का काम, पठन पाठन का काम और उनका वहाँ दाखिला होता था, लेकिन अब से वहाँ 50% हमारे दिव्यांगजन शिक्षा ग्रहण करेंगे और फिर बाकी जो हमारे सामान्य छात्र हैं उनको भी उस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने का उनको भी अवसर मिलेगा। तो इस तरह का एक महत्वपूर्ण, मैं समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर
ये दूसरा दिव्यांग विश्वविद्यालय जिसको स्थापित करने का काम जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने किया था। अब ये राजकीय विश्वविद्यालय आज के बाद ये दूसरा शकुंतला मिश्रा पुनर्वास जो दिव्यांग विश्वविद्यालय है, उसके अलावा ये एक और विश्वविद्यालय दिव्यांगजनों के लिए आज से मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, पहले ये था वहाँ, हाँ, तो अब व्यवस्था वहाँ जो सामान्य छात्र हैं अब उनको भी अवसर हम देंगे। हाँ, वो उनके लिए आरक्षित 50% तो उनके लिए आरक्षित रहेगा, बाकी सामान्य छात्रों को भी हम वहाँ पे अवसर देंगे। हाँ जी। डॉक्टर अरुण कुमार जी, वन मंत्री की ये बड़ी योजना लेकर आए हैं। सभी को प्रणाम। साथियों, प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से 12.60 करोड़ पौधों का रोपण वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा तथा 22.40 करोड़ पौधों का रोपण राजकीय विभागों द्वारा जन सहभागिता, जिसमें नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जनपद स्तरीय विभागों के मुख्यालय, विकास खंड, कृषकों, समाज सेवी संस्थाओं, NSS के कार्यकर्ताओं के सहयोग से लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण जन आंदोलन वर्ष 2023-24 का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ कृषकों की आय में वृद्धि करना है। वन एवं वन्य जीव विभाग की पौधशालाओं में वृक्षारोपण 23-24 हेतु लगभग 50 करोड़ पौधे उपलब्ध हैं। गत वर्ष की भांति इस वर्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी वृक्षारोपण में समस्त शासकीय विभागों, संस्थाओं, व्यक्तियों को संबंधित शासकीय विभागों, संस्थाओं के माध्यम से वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा निःशुल्क पौधा यूकेलिप्टस और पॉपुलर को छोड़कर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित हो, ग्रीनरी हो और ग्लोबल टेम्परेचर भी हम रोक सकें बढ़ने। देखिए, पिछली बार जितने लगे थे, हमारे विभाग के सर्वे के अनुसार हमारे विभाग के लगभग 90% पेड़ जीवित हैं। अन्य विभागों द्वारा लगाए गए 75 से 80% पौधे जीवित हैं। इसकी जानकारी और सही करने के लिए हमने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून से एक पैक्ट किया है कि तुम एक थर्ड पार्टी सर्वे करके बताओ पिछले 2 सालों में कितने पेड़ लगे, कितने जीवित हैं, कहाँ का जीवित हैं, और मैं समझता हूँ उसकी रिपोर्ट हमको जल्दी ही मिलेगी। देखिए, ऐसा है, अलग अलग पेड़ होते हैं। कुछ पेड़ होते ही ऐसे हैं जो छोटे ही लगते हैं, और कुछ बड़े। वैसे हमारे यहाँ 5 फीट 5.5 फीट तक के पेड़ तैयार है। ये जुलाई माह में 1-2 बारिश और हो जाए तभी हम इसे शुरू करेंगे। अभी तिथि निर्धारित नहीं हुई है। छोटे शहर होंगे वहां पर भी टाउनशिप विकसित की जा सकेंगी, जिससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में पास हो चुका है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार 35 करोड़ जो पौधे हैं वो लगाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। 1 जुलाई से ये अभियान पूरे प्रदेश भर में शुरू होगा। उससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक से पास हो चुका है कि उत्तर प्रदेश का वन विभाग इन विभिन्न विभागों को जो कि इस पूरे वृक्षारोपण अभियान में शामिल होंगे उनको मुफ्त में पौधे उपलब्ध कराएगा, जिससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक से पास हो गया है। तो अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने आज कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें कहीं न कहीं किसानों के लिए, पर्यावरण के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्यमियों के लिए आज कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए, इन प्रस्तावों पर जब भी चर्चा होती है कोशिश यही रहती है कि इन प्रस्तावों को धरातल पर भी जल्द से जल्द उतारा जाए। और जिस तरीके से अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, सभी मंत्रियों का यही उद्देश्य लग रहा था। उन्होंने एक तरफ ब्रीफ किया तमाम प्रस्ताव के बारे में, साथ ही साथ किस तरीके से तत्परता नजर आ रही है कि अब उसको ग्राउंड जीरो पर भी उतनी ही तेजी के साथ उतारा जाए।
बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक थी जिसमें इन सभी प्रस्तावों को रखा गया था और कैबिनेट ने सहमति से इन सभी प्रस्तावों को मंजूरी दी है। तो निश्चित है कि आज के बाद से इसका इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। चूंकि 33 प्रस्ताव हैं, इन सभी 33 प्रस्तावों को लेकर जो संबंधित विभाग हैं उनको निर्देश जारी हो जाएंगे, उनके विभागों से इनका क्रियान्वयन शुरू होगा। तो अगर हम देखें तो चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, पर्यावरण का क्षेत्र हो या फिर उद्यमियों का क्षेत्र हो, खासतौर पर जो एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं या मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको उत्तर प्रदेश में बढ़ाया जाए, क्योंकि उसका बड़ा स्कोप उत्तर प्रदेश में है, चाहे वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तौर पर हो या लगातार जो उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है जिसमें एमएसएमई के जरिए जो एक्सपोर्टेशन है वो 97,000 करोड़ से बढ़ के 1,57,000 करोड़ रुपए हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश सरकार खासा ध्यान छोटे उद्यमियों या मध्यम उद्यमियों को लेकर दे रही, यही वजह है कि आज उनको लेकर भी प्रस्ताव यूपी कैबिनेट की बैठक से पास हुआ है। हालांकि सहकारिता विभाग के भी कुछ प्रस्ताव हैं जिन पर आज यूपी कैबिनेट की बैठक ने अपनी मुहर लगाई है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब इन प्रस्तावों के पास होने के बाद इनका जो विभागीय इंप्लीमेंटेशन है वो आज के बाद शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे देखिए बताया जा रहा है कि दिव्यांगों के साथ अब सामान्य छात्र भी पढ़ सकेंगे। कैसा ये पूरा वातावरण बनाने की कोशिश है, इसके पीछे क्या मंशा रखी जा रही है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में अपनी तरीके का ये दूसरा विश्वविद्यालय होगा, चूंकि दिव्यांगों के लिए एक विश्वविद्यालय जो रामभद्राचार्य जी का है जो कि चित्रकूट में चलता है, दूसरा विश्वविद्यालय लखनऊ में है जो कि शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय के नाम पर है। हालांकि उसमें दोनों तरीके के छात्र पढ़ते हैं, वो स्पेशली दिव्यांगों के लिए है, लेकिन जो दूसरे छात्र हैं जो सकलांग हैं वो भी वहां पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो कुछ उसी तरीके की व्यवस्था इस चित्रकूट के दिव्यांग विश्वविद्यालय में भी होगी, चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार इसको राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा देने जा रही है और उत्तर प्रदेश सरकार ही इसका संचालन करेगी, जिसको लेकर प्रस्ताव यूपी कैबिनेट की बैठक से पास हुआ है। और जल्द ही जब यूपी सरकार का सदन होगा तो उस सदन के दौरान इसका अध्यादेश भी विधानसभा से पास कराया जाएगा। तो जिसको लेकर कहीं ना कहीं कार्रवाई आज यूपी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव के जरिए आगे बढ़ाई गई है और जल्द ही इसको विधानसभा सत्र के दौरान रखकर अध्यादेश पास करा दिया जाएगा, जिसके बाद इसमें दोनों तरीके के छात्र, चाहे वो विकलांग हो या सकलांग हो, दोनों इसमें पढ़ सकेंगे और दोनों के लिए शिक्षा की प्रॉपर व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के तौर पर होगी। बिल्कुल ठीक है, इसके आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। लखनऊ से अगली खबर, सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट। अवैध धर्मांतरण के मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है और धर्मांतरण के पीछे मंदिर के पंडित पुजारी को उन्होंने जिम्मेदार बताया है। तो बड़ा ये ट्वीट और एक बार फिर से संत उनके निशाने पर हैं। तो धर्मांतरण के पीछे धर्माचार्यों का गठजोड़ सिंडिकेट है, धर्म की दुहाई देकर अपमानित करते हैं। राष्ट्रपति को अपमान का कड़वा घूंट पीना पड़ा, रामनाथ कोविंद को भी अपमान झेलना पड़ा था। दलित आदिवासी के साथ अन्याय होता रहेगा, तब तक धर्मांतरण भी चलता रहेगा। जाति धर्म के आधार पर भेदभाव बंद करें, मंदिरों से पंडित पुजारी का गठजोड़ खत्म करें। स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बड़ा बयान सामने आया है और एक बार फिर से उन्होंने ये बड़ी टिप्पणी कर दी है। तो दलित आदिवासी के साथ जब तक अन्याय होता रहेगा तब तक धर्मांतरण भी होता रहेगा। ये ट्वीट हम आपको एक बार स्वामी प्रसाद मौर्य का दिखा दें, जहां उन्होंने लिखा है, धर्मांतरण के पीछे अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट नहीं, अपितु मंदिरों में बैठे हुए पंडित पुजारियों धर्मचारियों का गठजोड़ व सिंडिकेट है। धर्म की दोहाई देकर जो धर्म अपने ही अनुयायियों या धर्मावलंबियों को जाति आधार पर अपमानित करने, मारने, पीटने व प्रताड़ित करने की बात करने, नीच व अधम कहने की आदत सी बन गई है। यहां तक कि इसी जातीय अपमान का कड़वा घूंट जहां एक और दिल्ली जगन्नाथ मंदिर में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को पीना पड़ा था, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को भी राजस्थान के पुष्कर के ब्रह्म मंदिर में इसी जातीय अपमान का दंश झेलना पड़ा। धर्म और जाति के आधार पर जब तक भेदभावपूर्ण व्यवहार 95% दलित, आदिवासी और पिछड़े हिंदू अनुयायियों के साथ होता रहेगा, तब तक धर्मांतरण भी चलता रहेगा। तो भाजपा सरकार यदि सही मायने में धर्मांतरण रुकवाना चाहती है तो जाति धर्म के नाम पर अपमानित करना बंद करे एवं तथाकथित मनगढ़ंत धार्मिक पुस्तकों में उल्लेखित अपमानजनक तथ्यों को संशोधित व प्रतिबंधित कराएं। अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट पर दोष गढ़ने के बजाय मंदिरों में चल रहे पंडित पुजारियों व धर्माचार्यों के गठजोड़ व सिंडिकेट को
खत्म कराएं। तो अब न्यूज़ वन इंडिया इस पूरे ट्वीट पर बड़े सवाल पूछ रहा है कि क्या किसी एजेंडे के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य ये बयान दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के पीछे आखिर किसका हाथ है। तो वहीं धर्मांतरण पर टिप्पणी के बहाने क्या अपना एजेंडा चला रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि चुनाव नजदीक आता देख इस तरह की बयानबाजी आखिर क्या इशारा करती है। तो जाति के नाम पर क्या लोगों को भड़काने का प्रयास हो रहा है। और इन तमाम सवालों के बीच रुख करते हैं हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी बने हुए हमारे साथ। एसके, देखिए किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी जो है थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले वो रामचरितमानस का मुद्दा उठाते हैं, फिर वो संतों के बारे में अनर्गल बयान देते हैं, और इसके बाद अब उन्होंने धर्मांतरण को लेकर भी बड़ा बयान दिया है और इसका जिम्मेदार जो है पंडित पुजारियों को बताया है। करना वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से उनका ये ट्वीट जो है समझ पा रहे हैं। अब बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम एक चीज देखें तो उत्तर प्रदेश में 2024 का इलेक्शन होना है और 2022 का विधानसभा इलेक्शन हो चुका है, जिसमें समाजवादी पार्टी बुरी तरह हार चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के वर्तमान महासचिव, जो कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर सपा में शामिल हुए थे 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो अपनी खुद की सीट नहीं बचा सके और कहीं न कहीं अब लगातार बयानबाजी कर कहीं न कहीं वो मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले उन्होंने रामचरितमानस को लेकर लगातार टिप्पणियां की और लगातार 15 दिन तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पूरे मामले को लेकर करते रहे। हालांकि इस मामले पर लगातार हो हल्ला भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी और जो दूसरे दल हैं उनकी तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने बयानों को लेकर कहीं न कहीं संयम बरतने और उनको दिमागी तौर पर बीमार कहने तक की बात की गई। हालांकि आज का बयान जिस तरीके से उनका आया है, उन्होंने आज भी धर्मांतरण को लेकर सवाल उठाए हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस तरीके से जातिवादिता लगातार चलती रहेगी तो धर्मांतरण के मामले भी आते रहेंगे। कुछ इस तरीके का ट्वीट स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज किया है और मंदिर के और मठों के जो पुजारी हैं उनको लेकर भी सवाल उठाए हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि इस तरीके के सवाल वो पहले भी उठाते रहेंगे, क्योंकि इसका अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा है। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि जहां उसका जो बेस वोट बैंक माना जाता है वो मुस्लिम और यादव वोट बैंक माना जाता है, और उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में दलित वोट बैंक है और 2022 के चुनाव में भी दलितों की राजनीति करने वाली बहुजन समाज पार्टी को करीब 12.5% राजनीति के लिए ही हो रहा है। लेकिन इसका किस तरीके से फायदा मिलता है, नुकसान मिलता है, क्योंकि जहां एक तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा के साथ समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इसके आपका, और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।